एवरीवन बच्चों, बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। देखो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला पार्ट है जो सबसे बेसिक चीज हमें समझनी है बच्चों, दैट इज पुअर शेडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें बहुत बार इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों टर्म्स को हम पहले सबसे अच्छे से समझेंगे। एक है पुअर शेडिंग इफेक्ट एंड द सेकंड इज नॉट फिल इफेक्ट। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद पुअर शेडिंग इफेक्ट। प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो पुअर रिपल्शन between intervening d and f orbitals is called पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? देखो बच्चों, होता क्या है, अगर हम ऑर्बिटल वाइज आगे मूव करते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी शेल अगर आप उठाते हो तो उसका एस सबशेल, देन वी हैव पी, देन वी हैव डी एंड देन वी हैव एफ। ठीक है, अब एस में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू पी। डी में और एफ में ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज मैक्सिमम। क्या बोला जा रहा है, अगर आप ऑर्बिटल वाइज जाते हो बच्चों, और ऑर्बिटल्स के शेप को अगर आप थोड़ा सा याद करो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, तो सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल which is spherical in shape and that is very small in size. Then we have P which is dumbbell shape, clear, जो कि dumbbell shape में होता है। ठीक है, and that is larger as compared to S। ठीक है, ये आपका अगर S है, ये आपका P होता है और ये आपका D होता है। F और कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं और बड़ा सबशेल होता है और बड़ा ऑर्बिटल होता है। तो अब बात आती है S के ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। P में आप ये कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। डी और एफ में जब आप पहुंचते हो तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में मिलते हैं उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? व्हाट इज द रिपल्शन, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ पी एंड एफ सबशेल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। मैं पहली टर्म स्टार्ट कर रहा हूं, पुअर शेडिंग इफेक्ट। आई एम स्टार्टिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये दो टर्म्स आपको इस चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो प्लीज केयरफुली ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैंने बात करी है कि पुअर शेडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। मैंने आपसे कहा मेरे पास एक शेल के अंदर एसटीडीएफ 4 सब शेल होते हैं। इन चारों सब शेल के एक एक ऑर्बिटल को कंसीडर करें। वी आर कंसीडरिंग ओनली वन ऑर्बिटल। तो मैंने आपको दिखाया एस पी डी, और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एफ होता है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें और शेप और साइज के अकॉर्डिंग चलें तो एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो आप देख रहे हो एस ऑर्बिटल, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है। पी में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा, पी में डिस्टेंस एस से ज्यादा हो जाता है। डी और एफ बिकॉज दे आर लार्ज साइज ऑर्बिटल्स, तो वहां पर ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। और जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, देन द रिपल्शन बिकम्स मिनिमम। तो उनके बीच में जो रिपल्शन होती है वो क्या हो जाती है? दैट बिकम्स मिनिमम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, शील्डिंग मींस व्हाट? शील्ड मींस क्या होता है? शील्डिंग को कहते हैं रिपल्शन। शील्डिंग मींस रिपल्शन। कैसी रिपल्शन? ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब रिपेल करेंगे किसको? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो दे आर प्रोटेक्टिंग द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस जो सेंटर में है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे
So they are shielding the outer shell electron from the nuclear charge. They are protecting the outer shell electrons from the nucleus, clear, or the attractive force of the nucleus. क्लियर हो रहा है? शील्ड का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? शील्ड मींस टू प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर भेजे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी. दिस इज व्हाट शील्डिंग इज. शील्डिंग मींस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज. किससे प्रोटेक्ट करा जा रहा है? न्यूक्लियर चार्ज से. कैसे प्रोटेक्ट करा जा रहा है? जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. नाउ व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज. क्लियर? ये तो बात हो गई शील्डिंग की. अब मैं बात कर रहा हूं इंटरवेनिंग डीएनएफ ऑर्बिटल्स, यानी इन्हीं के ऑर्बिटल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को अगर हम कंसीडर करें तो एस ऑर्बिटल में रिपल्शन मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस है बहुत कम है. आप सबको पता है चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, इन सब का अगर आप एक ऑर्बिटल लें, जैसे एस में तो होता ही एक है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5, एफ में 7, इन सब का एक एक ऑर्बिटल अगर आप लेते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी दैट विल बी मैक्सिमम. वेयर इन केस ऑफ एस. क्यों भाई? क्योंकि एस के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बहुत कम है. पी में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन थोड़ी कम हो जाती है. डी और एफ में ये बोला जाता है क्योंकि ये लार्ज साइज ऑर्बिटल है, क्योंकि ये लार्ज साइज ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम होता है इनके बीच में रिपल्शन. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ सबशेल में मिलते हैं या डी और एफ ऑर्बिटल्स में मिलते हैं बच्चों, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत कम है. अगर रिपल्शन कम हो गई तो इसका मतलब शील्डिंग कम होगी. एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म पुअर शील्डिंग. सबको पहले यहां तक समझ में आ रहा है व्हाट इज पुअर शील्डिंग? पुअर शील्डिंग क्या है? क्लियर? व्हाट इज शील्डिंग? शील्ड मींस रिपल्शन. क्लियर? एंड ड्यू टू द रिपल्शन और ड्यू टू इंक्रीज इन द रिपल्शन we are protecting the electrons from the nuclear charge. क्योंकि रिपल्शन होगी तो दूर जाएगा तो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बचाया जाएगा. जितना दूर जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी कम हो. शील्ड का मतलब हम बचा रहे हैं किसको? we are protecting the outer electrons from the nuclear charge, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स. क्या हुआ? जहां पर डी और एफ ऑर्बिटल्स आ गए वहां पर ऑर्बिटल का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी मैक्सिमम है. इसी वजह से वहां पर रिपल्शन कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस पहले ही बहुत ज्यादा है. रिपल्शन कहां ज्यादा हो? जहां इलेक्ट्रॉन बहुत पास हो. कहां कम होगी? जहां इलेक्ट्रॉन दूर हो. यस और नो बच्चों? टेल मी. यस सर. अब देखो ये दो टर्म्स ही पूरे चैप्टर के अंदर बार-बार मिलेंगे, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनना और समझना बच्चों. बात चल रही है कि रिपल्शन बहुत कम हो जाती है जब हम डी और एफ ऑर्बिटल में जाते हैं. क्यों कम हो जाती है? आई एम रिपीटिंग, बिकॉज उनके ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है. अगर ये रिपल्शन कम हो जाती है, if the repulsion becomes less or if the repulsion decreases, now what is its effect? मैंने भी पुअर शील्डिंग बताई है, मैंने इफेक्ट नहीं बताया. क्लियर? पहले पुअर शील्डिंग समझ में आई है बच्चों. व्हाट इज पुअर शील्डिंग एंड वेयर इट टेक प्लेस? पुअर शील्डिंग इज पुअर रिपल्शन. Why there is poor repulsion? Where there is poor repulsion? Poor repulsion take place in case of D and F orbital. Why? Because they are of large size. Already the distance between the electron is maximum. Therefore the repulsion is minimum. क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है डी और एफ ऑर्बिटल में. सारे बच्चे बताइए यहां तक समझ में आया है? यस सर. यस सर. ये पुअर शील्डिंग है बच्चों, ये रिपल्शन का कम होना. सवाल है कि अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता है बच्चों इफेक्ट क्या है. यार अगर रिपल्शन नहीं हुई तो क्या होगा? आपने शील्ड का मतलब क्या समझा? शील्ड का मतलब था बचा रहे हैं. किसको बचा रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को. किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस की फोर्स से. अगर ये रिपल्शन नहीं हुई तो क्या होगा? प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे. यस और नो? अट्रैक्टिव फोर्स विल इंक्रीज कंपैरेटिवली. ध्यान समझना, इसे भी गलत समझ लेते हैं बच्चे, इसलिए कह रहा हूं ध्यान समझना. मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रही थी जब रिपल्शन हो रही थी. जब दूर जाते तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स कम होती. आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि रिपल्शन कम हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. यस और नो? यस सर. अगर रिपल्शन नहीं हुई, ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, रिपल्शन नहीं हुई तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स विल इंक्रीज. देयर इज नो डाउट इन इट कि डी और एफ ऑर्बिटल जब हम पहुंचेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी. एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसे भी लोग गलत क्यों समझते हैं और क्या गलत समझते हैं ये भी समझिए. इसका मतलब बच्चे समझने लगते हैं कि एस और पी में अट्रैक्टिव फोर्स कम लग रही है और डी और एफ में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रही है. जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है जितनी एस ने पी को रिपल्शन दी, जितनी पी ने डी को रिपल्शन दी, उतनी रिपल्शन डी के बाद जो आएगा या एफ के बाद जो आएगा उसको नहीं मिलेगी.
समझ पा रहे हो उसका मतलब? s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन मैक्सिमम है, क्लियर? उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, इसलिए रिपल्शन मैक्सिमम है, इसलिए वहां पे तो रिपल्शन ज्यादा है ही, साथ साथ जो अब बाद में ऑर्बिटल आ रहा है उसको भी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, क्लियर? तो s p को स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि s में ऑलरेडी रिपल्शन बहुत ज्यादा, p d को स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, बट उतना स्ट्रांगली नहीं कर रहा है जितना s कर रहा है, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू s, तो p में इतनी स्ट्रांग रिपल्शन नहीं है जितनी s में थी। यस और नो? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो अब हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं बच्चों, कहीं भी ये गलतफहमी मत रखिएगा अपने दिमाग के अंदर कि s में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगी, तो सॉरी कम लगेगी, और d और f में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगी। हमने अभी तक ये समझा है d और f ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, तो जब d और f ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है वहां इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होती है। रिपल्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी। रिपेल करते दूर जाते तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती, दूर नहीं गए तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। बट हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली, मतलब s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब तक d और f नहीं आए, क्लियर? अब आप कहोगे ऐसा कहां होता है, तो इसको भी समझते हैं। देखो, आप सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। अब मैं यही रोकता हूं। 1s 2s को जितने रिपल्शन दे रहा है 2p 3s को उतने रिपल्शन नहीं दे, यानी 1s और 2s में जो रिपल्शन है दैट इज वेरी वेरी हाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही s है। अभी तक d और f का कोई सवाल ही नहीं। रिपल्शन कहां कम होती है? d और f में कम होती है। क्यों कम होती है ये आपने समझा। सबसे ज्यादा कम होती है s में होती है, तो 1s के बाद कौन आया? 2s। तो 1s और 2s में क्या होगा? रिपल्शन कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? इज देयर एनी डाउट? अरे पूछो, कोई डाउट है तो। क्यों ज्यादा होगी बताओ? Sir, because distance less है। बच्चों दोनों ही s हैं और दोनों ही स्मॉलर s है। यस और नो? 1s 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस मिनिमम होता है, रिपल्शन मैक्सिमम होती है, तो 1s का जो इलेक्ट्रॉन है और 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? दे विल गिव स्ट्रांग रिपल्शन टू ईच अदर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्या 1s 2s में जितनी रिपल्शन हो रही है 2p 3s में भी उतनी ही रिपल्शन होगी? No, sir. No, या तो उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? sir, कम होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो 2p में इलेक्ट्रॉन है वो 6 है ना बच्चों? आर यू गेटिंग इट? तो अगर आप 2p के एक ऑर्बिटल का 3s के एक ऑर्बिटल से रिपल्शन कंसीडर करोगे तो वो रिपल्शन कंपैरेटिवली कम। क्लियर? क्योंकि 2p के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, डिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से रिपल्शन कम होता है। तो 2p 3s को उतनी रिपल्शन नहीं देगा जितना 1s ने 2s को दिया। क्यों? क्योंकि 2p बड़ा है, p सबशेल या p ऑर्बिटल इज लार्जर एज कंपेयर टू s, तो s में जितनी रिपल्शन होगी उतनी sp में नहीं होगी, उतनी ps में नहीं होगी। ठीक है? अब बात आई 2p 3s के बाद 3s 3p 3p 3d। 3p 3d में रिपल्शन कैसी होगी? क्या 2p 3s से ज्यादा होगी या 2p 3s से ज्यादा होगी या 2p 3s से कम होगी? सोचो। सोचो बच्चों, मैंने क्या बोला? 2p 3s से ज्यादा होगी या 2p 3s से कम होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, टेल मी एवरीवन। कम होगी। Sir, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि 3p और बड़ा हो गया ना बच्चे। अरे 2p बड़ा होता है 3p बड़ा होता है? 3p। 3p बड़ा है, थर्ड शेल का p बड़ा होगा एज कंपेयर टू सेकंड शेल का जो p है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम होती जा रही है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब आप Yes, क्या sir. देखो, 3d एंड 4s, 3d एंड 4s, तो अभी तक जो भी रिपल्शन का पैटर्न चल रहा था उसमें एक सडन डिक्रीज आ जाए, बहुत तेजी से डिक्रीज होगी रिपल्शन। और अगर रिपल्शन बहुत तेजी से डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। देयर इज सडन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की फोर्स बहुत तेजी से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बीच में 3d आ गया। इस 3d की वजह से क्या हुआ? इसमें 3d ने रिपल्शन ही नहीं दी और दी भी तो बहुत कम दी। अगर ये 3d बहुत कम रिपल्शन देगा तो क्या होगा? 4s बहुत पास मिलेगा 3d के। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ रीजन, अगर आपने क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
ऐसा क्लोरीन में क्यों नहीं होता भाई? क्लोरीन भी ऐसा ऐसा बोला जाता है, देखो सुनना ध्यान से, बहुत सारी चीजें छुपी हैं इसके पीछे बच्चे। क्लोरीन में अगर मैं 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3p में भेज दूं, 3s2 3p5 होता है क्लोरीन का आउटर कॉन्फिगरेशन, 3s2 3p5। अगर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन 3p में भेज दूं तो 3p भी स्टेबल हो जाएगा, 3s भी स्टेबल हो जाएगा, 3s1 3p6 3s हाफ फिल्ड 3p फुली फिल्ड, यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद कहते हैं 4s स्टेबल 3d स्टेबल, बोथ आर स्टेबल, 3d5 4s1 बोथ आर स्टेबल, 4s1 भी हाफ फिल्ड हो गया, 3d5 भी हाफ फिल्ड हो गया, बोथ गेट स्टेबल। अरे ये तो क्लोरीन में भी हो सकता था, क्लोरीन में क्यों नहीं हुआ ये ट्रांसफर? ये एक्साइटेशन क्यों नहीं हुई क्लोरीन में? व्हाई टेक प्लेस ओनली इन केस ऑफ 3d एंड 4s एंड ऑल द एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशंस? आप जितनी भी एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशंस उठा के देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप देखोगे जहां पर ये एक्साइटेशंस होते हैं वहां पे d और f इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि जब d ऑर्बिटल आ जाता है बच्चों तो रिपल्शन बहुत तेजी से कम होती है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, और रिपल्शन के कम होने की वजह से क्या होगा? टेल मी बच्चों। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब बच्चों, जो उनके बीच का एनर्जी गैप है दैट विल डिक्रीज, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. भाई रिपेल करता तो दूर चला जाता, रिपल्शन दी नहीं, रिपल्शन नहीं देगा तो क्या है भाई? न्यूक्लियस तो अपनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, यस और नो? अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो तो अपनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अगर इनके बीच में रिपल्शन होती तो ये दूर चला जाता, यानी अट्रैक्टिव फोर्स पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता। क्लियर? जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है अगर रिपल्शन ज्यादा हो रही होती, बट रिपल्शन दी नहीं, न्यूक्लियस ने अपनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, इट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड सिंस इट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस therefore the energy difference between these two orbitals is very less and therefore excitation can take place. समझ पाए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे अब देखो ये आया डी और एफ, इसके बाद अगर एस आता है ना, ये बहुत पास है, देख पा रहे हो बच्चों? इसके बाद अगर एस आता है इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, कैन यू सी एवरीवन? क्यों भाई? क्योंकि एफ रिपेल ही नहीं कर रहा, एफ रिपेल ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा रिपेल? क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन इज मिनिमम। क्लियर हो रहा है? एफ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, रिपल्शन इज मिनिमम, इसीलिए एफ रिपेल नहीं कर रहा, और इसलिए एफ के बाद अगर कोई एस आएगा या डी के बाद अगर कोई एस आएगा तो वो उसके ज्यादा पास होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से वो खींचे जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन होता तो दूर जाता, रिपल्शन नहीं है तो क्या होगा? न्यूक्लियस तो अपने अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो सुनो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? नो डाउट इट विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस। कब होगा ये? ध्यान से सुन रहे हो ना बच्चों? When poor shielding take place only in case of d and f orbitals. Why poor shielding take place in case of d and f orbitals? Why? Because they have large size orbitals, due to which electron distance is maximum, and due to that maximum distance electron repulsion is minimum. That is why poor shielding take place in case of d and f. Now what is the effect of poor shielding? Poor shielding effect लिखा है मैंने। What is the effect of poor shielding? There is increase in the nuclear charge. क्लियर? शील्डिंग नहीं हुई जी, रिपल्शन नहीं दी, न्यूक्लियस से दूर नहीं गया, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी देन इट इज इजी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, यस और नो? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया मुश्किल हो गया? टेल मी बच्चों। Difficult. देख लो आराम से, 30 सेकंड दे रहा हूं, पहले देख लो आराम से, जो मैंने बताया उसको सुन लो, देख लो और समझ लो, फिर कोई डाउट है तो पूछो। तो मैं एक बार सम अप करता हूं। व्हाट इज पोर शील्डिंग इफेक्ट? पुअर रिपल्शन बिटवीन इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, रिपल्शन का कम हो जाना कहां पर? डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, ठीक है? ये है पोर शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? अगर रिपल्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियस से दूर नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी जो भी सबशेल्स, जो भी ऑर्बिटल्स डी और एफ के पास आएंगी, डी और एफ के बाद आएंगे, उन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। क्लियर? दे आर मोर क्लोज टू डी एंड एफ। क्लियर हो रहा है? जैसे एस ने पी को रिपेल कर रखा है, पी ने डी को कर रखा है, डी ने एफ को कर रखा है, ये आप रिपल्शन देख रहे हो। तो ऐसे ही जैसे एफ के बाद अगर एस आया तो ये उसको इतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेगा, ऐसे ही अगर डी के बाद कोई एस आता तो उसको उतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेगा। यहां तक सबको समझ में आया है? Yes, sir. क्लियर?
तो जब भी डी और एफ ऑर्बिटल्स के बाद एस ऑर्बिटल आता है, इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इट इज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज देयर इज कोएफिशिएंट, रिपल्शन कम हो जाता है। तो बस ध्यान रखना है कि कहां से डी ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है, और जब जब डी ऑर्बिटल बढ़ेंगे या डी और के साथ एफ आ जाएगा, एफ में तो रिपल्शन मतलब पुअर शील्डिंग मैक्सिमम हो, रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? तो न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। तो डी जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा, डी जहां से आना शुरू होगा, एफ जहां पे आएगा, इन सब ट्रेंड्स में आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, और इसकी वजह से एक दूसरा इफेक्ट शुरू हो जाता है व्हिच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है? अच्छा, अब ये समझ में आ गया क्लोरीन में एक्साइटेशन क्यों नहीं होता? ये एस और पी में रिपल्शन ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है? ये क्रोमियम में एक्सेप्शन कैसे हो गया, या आप देखोगे आगे जब एलिमेंट्स पढ़ोगे, लिंथेनाइट्स आएंगे, तो वहां पे एक्सेप्शंस कैसे हो रहे हैं। रीजन इज व्हाट? बिकॉज़ देयर एनर्जी गैप इज लेस। व्हाई देयर एनर्जी गैप इज लेस? बिकॉज़ ऑफ द क्वोशंट। यस और नो? क्लियर? Yes, sir. अगला आ गया जी इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? Reluctance of electrons of s orbital towards bond formation due to Coulomb shielding effect is called inert pair effect. Reluctance of electrons of s orbital towards bond formation due to Coulomb shielding effect is called inert pair effect. अब देखना बच्चों क्या हुआ, ये s था, इसके बाद आया p, और ये s और p किसके बाद आ रहे हैं भाई? ये s और p आ रहे हैं d और f के बाद। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये s और p किसके बाद आ रहे हैं? d and f। yes or no? tell me everyone। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? अब क्या हुआ, हमने जी इलेक्ट्रॉन निकाला, p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। s ऑलरेडी न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस के बहुत पास है मतलब f के बहुत पास है। न्यूक्लियस की फोर्सेस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। और क्यों कम है? क्योंकि f ने रिपल्शन नहीं दी। तो हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली s पे पहले ही फोर्स बहुत ज्यादा है। यस और नो बच्चों? क्यों? क्योंकि f ने रिपल्शन नहीं दी। एवरीवन प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? मुझे दिख रहा है भाई s पे ऑलरेडी फोर्स बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि f ने रिपल्शन दी नहीं, या d के बाद अगर ये आता तो d रिपल्शन देता नहीं, इतनी रिपल्शन नहीं देते जितने ऑलरेडी s और s देते हैं, या p और p देते हैं। d और f s को रिपल्शन नहीं देते। तो s ऑलरेडी इस पे न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ी हुई है, इट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। इसके बाद p आया, और मैंने क्या करा? मैंने p से इलेक्ट्रॉन निकाला। क्लियर? मैंने किससे इलेक्ट्रॉन निकाला है? d और f के बाद s था, s के बाद p था, और मैंने इस p से इलेक्ट्रॉन निकाला। सुन रहे हो बच्चों ध्यान से? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं अगर मैं इस p से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो क्या इस s के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी sir. आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, अगर नहीं पता तो सुन लो। आप अगर किसी भी एटम के अंदर से कोई भी आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा किसी भी एटम से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एनी इलेक्ट्रॉन, तो उन पे ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ जाए। किस पे? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उस पे न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ जाए। तो अगर आपने p से इलेक्ट्रॉन निकाला तो s पे न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ गई। क्लियर हो रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. p से अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला तो s पे फोर्स और बढ़ गई। s पे ऑलरेडी फोर्स बहुत ज्यादा थी कंपैरेटिवली। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि d और f ने रिपल्शन नहीं दी थी, और मैंने जब p से इलेक्ट्रॉन निकाला तो s पे फोर्स और बढ़ गई। और अब इस s पे इतनी फोर्स हो चुकी है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर की बात, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कराना हो ना, तो भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी। सुन रहे हो बच्चों? एक्साइटेशन के लिए मतलब मैं आगे भी भेजना चाहूँ, जैसे यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दिया था ना, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कराना चाहूंगा तो भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई ऑन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s ऑर्बिटल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहले ही d और f ने रिपल्शन नहीं दी थी। आपने इसके बाद जो p था उस इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे फोर्स और बढ़ गई। अब इससे फोर्स इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर की बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना बच्चों? इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन।
अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी करा दिया, समझ रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कराने की सोची तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे पी खाली हो गया ना, पी में से इलेक्ट्रॉन निकल के पी में भेज देता हूँ, क्या होगा इससे? दो हाफ फील्ड हो जाएंगे, जितने हाफ फील्ड होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अभी तो ये फुली फील्ड है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पी में भेज देता हूँ, पी में भेजूंगा तो क्या होगा? हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। व्हाई? अगेन रीजन क्या है? फोर्स शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। यस और नो? फोर्स शील्डिंग ने Yes, उसमें फोर्स sir. बढ़वा दी थी, फोर्स शील्डिंग ने रिपल्शन नहीं दी, डी और एफ आया, उसने रिपल्शन नहीं दी, न्यूक्लियस ने फोर्स बढ़ा के रखी। आप कह रहे हो पी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उससे फोर्स और बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि इस एस का इलेक्ट्रॉन जो डी और एफ के बाद आया हुआ है, क्लियर, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर की बात, तो भूल ही जाओ। क्लियर? उतनी एनर्जी दे दी तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। आपने अगर एक्साइट भी कराना है ना तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर आपने एनर्जी दे दी तो हाइयर एनर्जी मींस लेसर स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो? आपने अगर एनर्जी दे भी दी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दे भी दी, क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन कराने के लिए न्यूक्लियस स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, एक्साइटेशन कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, दे दी भाई एनर्जी। आपने एनर्जी दे भी दी तो भी वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हाइयर एनर्जी मींस लेसर स्टेबिलिटी। एक्साइट कराने के लिए एनर्जी कितनी लगी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी देकर उसे आगे भेजा गया है। क्लियर? हायर एनर्जी मींस लेसर स्टेबिलिटी, इट विल कम बैक। एक्साइट तो हो जाएगा बट स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे ट्रांजिशन होता है, सुना है? Yes, sir. ट्रांजिशन क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो हम एनर्जी देते हैं, फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी छोड़ता है। जो एनर्जी छोड़ता है वो रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होता। क्लियर? एवरीवन टेल मी। Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? एवरीवन? Yes, sir. क्या दिक्कत आ रही है? पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर की बात, एक्साइट कराना मुश्किल है। एक्साइट अगर करा दिया तो क्या होगा? एक्साइट कैसे होगा? कुछ तो बोलो। So very high energy will be Very high required. energy. That means you are supplying large amount of energy, and if you are supplying large amount of energy, then what about the stability of that electron in that It will high get energy higher. state? It will be very very less. Yeah, it will immediately come back. Yes, और अगर sir. वापस आया तो क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? टेल मी बच्चों। So unstable. है, यानी अगर आपने भेज भी दिया तो भी वो स्टेबल नहीं। मतलब आप एस के इलेक्ट्रॉन को, मुद्दे की बात यह है कि आप एस के इलेक्ट्रॉन को आसानी से यूज नहीं कर पा रहे अगर पोर शील्डिंग शुरू हो चुका है। सीधी सी यस और नो? Yes, sir. क्लियर? एस के इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से यूज नहीं कर पा रहे जब पोर शील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? कौन सा एस? जो डी और एफ के बाद। तो अगर पोर शील्डिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं कर पाते। दिस इज इनर्शियल इफेक्ट, एंड दीस टू इफेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्लियर? जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी ग्रुप 15 के अंदर। ठीक है? वैसे हमें हर ग्रुप के लिए दो क्लासेस चाहिए होंगी। ठीक है? तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से कंप्लीट कर सके बच्चों। ठीक है? ध्यान से देखिए। चलो अब यहाँ तक क्लियर है। तो मैं कुछ जनरल ट्रेंड्स की बात कर लेता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, सबको पता है क्या होता है बच्चों? So increase. इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि शेल ऐड होते हैं। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक साइज जनरल ट्रेंड है, ये चीज हम बार बार पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। सबको पता होना चाहिए। ठीक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल ट्रेंड क्या कहता है? डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मेरे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यस और नो? टेल मी। Yes, sir. फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पता है पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? Yes, sir. कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एटम के बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को खींच के एटम के अंदर लेके आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से, एटम के बाहर से एक्सेप्ट करके एटम के अंदर लाता है तो जो एनर्जी निकलती है उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। सवाल उठता है कि एनर्जी निकलती क्यों है? क्योंकि बच्चों
ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर जाओगे या न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो वो हाइयर एनर्जी होते हैं, और न्यूक्लियस के पास आओगे तो वो लोअर एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से एटम के अंदर लेके आते हो, दैट मीन्स आप इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में लेके आते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जब आप हाई से लो में आओगे तो रिलीज ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी आइसोलेटेड मतलब जो बॉन्डेड ना हो, गैसियस एटम यानी नॉन बॉन्डेड एक एटम आपको सिर्फ गैसियस स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में बॉन्डेड। जब इलेक्ट्रॉन को खींच के कहां से, एटम के बाहर से एटम के अंदर लाता है तो जो एनर्जी निकलती है उस इलेक्ट्रॉन की निकलती है। क्लियर? एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के बाहर है इसका मतलब वो कहां पर है, हाई एनर्जी पे। उसे एटम के अंदर ला रहे हो उसका मतलब आप कहां पे ला रहे हो, लोअर एनर्जी पे। तो हाई से लो में आएगा तो एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। सिंपल है बच्चों, टेल मी यस और नो। Yes, sir. क्लियर? कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार चीजें पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यार क्लास 11th में चैप्टर 3 में आती थी, सुना नहीं है क्या आज तक? सुना ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में? अरे मैं तो समझा भी रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ सुना है कि नहीं सुना है आज तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आया क्यों एनर्जी निकल रही है यार? Why there is release of energy? Because आप बाहर से एटम के अंदर लेके आ रहे हो। बाहर मतलब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में ला रहे हो। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस की फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि न्यूक्लियस जितना तेजी से खींचेगा उतना उसे लोअर एनर्जी स्टेट में लाएगा, और जितना लोअर एनर्जी स्टेट में लाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। ठीक है? तो दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस ने कितना स्ट्रांगली खींचा। न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली खींचेगा एनर्जी का रिलीज उतना ज्यादा होगा। क्लियर? अब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे नेगेटिव कहते हैं, ज्यादा रिलीज होती है तो मोर नेगेटिव कहते हैं, लेस रिलीज होती है तो लेस नेगेटिव कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव क्यों कहते हैं, ये 10 है मान लो और ये 6 है, ये इनिशियल था, फाइनल ये यहां आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी ना बच्चों। Yes, sir. इनिशियली हाई में था, खींच के कहां ले आए, एटम के अंदर, यानी कहां ले आए, लो में। क्लियर? तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को नेगेटिव कहते हैं। मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी निकली। ज्यादा एनर्जी कब निकलेगी, जब न्यूक्लियस स्ट्रांगली खींचे। लेस नेगेटिव मतलब कम एनर्जी निकलेगी। कम एनर्जी कब निकलेगी, जब न्यूक्लियस स्ट्रांगली ना खींच पाए। क्लियर है? टेल मी यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी नीचे जाते हुए, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव? Sir, less negative. क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी बच्चों। यस और नो, टेल मी। Yes, sir. ठीक है? चलो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बाद अगली बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सारे बच्चे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में पता नहीं 12th क्लास में भी कंफ्यूज रहते हैं, 11th का तो पता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जब एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाए जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ने शेयर करे हों, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। जब एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, कोवलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उन शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर? तो ए और बी में कोवलेंट बॉन्ड बना है, मान लीजिए बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? टेल मी प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाएगा, गेन नहीं करा जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब ये नहीं कि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ए गया भाड़ में, ऐसा नहीं है। ए की भी फोर्स लग रही है, कम है। मतलब ऐसे समझ लो, दो लोग हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैंडशेक कर रहे हैं, जैसे मैं हूं, मेरे सामने कोई और ऐसे ही है, हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैंडशेक कर रहे हैं। धीरे धीरे मैंने उनके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया है। क्लियर? तो मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई है। हैंडशेक जो कर रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मैंने पकड़ के अपनी तरफ खींच लिए। अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन पकड़े तो उनके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचा है, तो मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज मेरी बॉडी के पास है, और वो जो सामने है उनका कुछ ऐसे है, देखो
उनका हाथ ऐसे स्ट्रेच हो चुका है। यस और नो बच्चों, टेल मी, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने हाथ उखाड़ा नहीं है और हाथ में से इलेक्ट्रॉन छीने नहीं। क्लियर? अभी भी उनकी फोर्स लग रही है, उनकी फोर्स कम है बिकॉज वो स्ट्रेच हो चुके हैं, और मेरी फोर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो जो हाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ने जो हैंडशेक करा था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मेरे पास आ चुका है। इट्स लाइक दैट। क्लियर? Yes, sir. दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? मतलब फिर से ये बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचे, कौन रिस्पॉन्सिबल? अरे न्यूक्लियस की फोर्स। क्लियर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस की फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा अपनी तरफ। Yes, sir. और न्यूक्लियस की फोर्स किसकी ज्यादा होगी? किसका साइज छोटा है? यानी अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टेल मी एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, मैंने आप सब लोगों से बोला था बच्चों प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको नोट करने का टाइम दूं, और ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नोट से एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, नोट्स के अंदर जो है वही सब हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर वो जो प्रिपरेशन है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, देखो इस साल ये शायद 10 नंबर का है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम का चैप्टर। इसकी वेटेज कितनी है? 10? पता है Yes, किसी को? sir. आई थिंक इतना ही है। वैसे जनरली जब 70 मार्क्स का पेपर होता था तो उसकी वेटेज 8 मार्क्स की होती। उस 8 मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है। उसमें से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे वो रीजनिंग बेस्ड होते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। 2 मार्क्स रिएक्शंस के होते और 1 मार्क का स्ट्रक्चर आता। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जनरली स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स और कुछ ऐसे। अब ये रिएक्शंस इतनी सारी है, बट ये सारी रिएक्शंस कभी भी आज तक पूछी नहीं। मतलब पी ब्लॉक के अंदर ही मेरे ख्याल से आई थिंक कि एनसीईआरटी के अंदर अगर हम जाएं तो 149 या 150 रिएक्शंस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं कि मुझे समझाने की जरूरत पड़े। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज होता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या है कि जितने भी कंसेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको अच्छे से करें। पहले पहले मतलब ये नहीं कि हम बाकी कुछ हो। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ट्रेंड्स में से मिलेंगे, जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है उसमें से मिलेंगे। ठीक है, रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो जो रिएक्शंस उसको हम कंप्लीट करेंगे। मोस्टली रिएक्शन का पार्ट वैसे डिलीट हो चुका है। अब कुछ कंपाउंड्स जो बचे हुए हैं उनकी सिर्फ प्रिपरेशन की और कुछ प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस। ठीक है, मोस्टली डिलीट हो चुका है जो भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पार्ट था। ठीक है, तो आपको मैं बार बार बताना चाहूंगा बच्चों, आप अगर नोट्स को एक बार पढ़ो, मतलब उसमें लिखा गया है नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है। क्लियर हो रहा है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब अब ये सब चीजें मैंने कभी भी क्लास में आज तक डिस्कस नहीं करी, इस साल करूंगा। ठीक है, मतलब सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं करी बिकॉज दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। अगर आप उसे पढ़ोगे मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई डाउट आपको आए। ठीक है, हाँ कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं जरूर डिस्कस करता हूँ, जैसे ओजोन से रिलेटेड है, बाकी कुछ है। ठीक है, बट बाकी ये सीधे सीधे क्वेश्चंस को आप मतलब सीधे सीधे टॉपिक को अगर आप पढ़ते जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कंपाउंड्स को आप लोग एक बार पढ़े तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास में भी एक बार डिस्कस कर लूंगा, उसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने लायक है नहीं। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। क्लियर हो रहा है? ये प्रिपरेशन क्या है, वो रिएक्शन आपको समझानी पड़ सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसके अंदर समझाना। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अब आपको बताया जाए वॉलेटाइल होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलर्ड होता है, मतलब ये सब चीजें बताने की क्या जरूरत है यार, इसमें समझाने वाला क्या है मुझे ये समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आज तक कभी उसके क्लास में डिस्कस नहीं करा है। बट कोई नहीं, इस साल हम उसको भी कर लेंगे, क्योंकि कई बच्चों को शायद डाउट है कि हम, क्योंकि सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चों को पता नहीं कि क्या क्या मैं नहीं था। क्लियर बच्चों, टेल मी। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. ये पहले का ट्रेंड होता था जब 10 मार्क्स का चैप्टर था। अब ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 6 नंबर की ये हो गई होगी, 2 से 3 ये कर दिया होगा, 2 नंबर के स्ट्रक्चर्स कर दिए होंगे, कुछ ऐसा पार्ट चेंज हुआ होगा। तो रिएक्शंस में ज्यादा टेंशन मत लो, सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं। नोट्स अगर आपने देखे हो तो मेरे ख्याल से उन नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी मार्क करी गई है, लिखा गया है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, शायद अगर आपने देखा हो। देखा है किसी Yes, ने? sir. Yes, sir. तो वो सब उसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट्स और हम आज ग्रुप 15 के ट्रेंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड डिस्कस। और मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, एक ग्रुप अगर सही से समझ लिया ना
एंड दैट इज ग्रुप 15. 16, 17, 18 में ना, 18 तो हटा दो, तो सन्यासी है, वो तो ना रिएक्ट करते हैं ना कुछ. 16, 17 में मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स जो है वो सेम मिले, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज. क्लियर हो रहा है? तो ग्रुप 15 को डेप्थ में समझना, 16, 17 समझना बहुत आसान होता है. ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस मिलेगा. ग्रुप 15 एलिमेंट्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP3. एलिमेंट्स की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. क्लियर? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट्स हमें ग्रुप 15 के अंदर पढ़ने हैं बच्चों. जिसके अंदर सबसे पहले बात आती है एटॉमिक साइज. क्या होगा एटॉमिक साइज बच्चों? यार ये तो अभी बताया, बताते जाओ. नाम दो ग्रुप एटॉमिक साइज. इंक्रीजेस. रीजन बताइए. Number of Addition of cells. अभी लिख रहा हूँ ग्रुप 15 है इसलिए, 16 से लिखूंगा भी नहीं बच्चों, ध्यान रखना. इसलिए कह रहा हूँ नोट्स की, मैंने जो आपको बोला था ना नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, इसीलिए बोला था. ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है और उसमें हम लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें जब हमारे पास ऑलरेडी नोट्स है. क्लियर बच्चों? हम सीधा समझेंगे. यस और नो तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दिया करो. yes sir. Yes, sir. मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बार बार कुछ अलग हम करेंगे नहीं. जो नोट्स के अंदर है वो काफी है, एक्स्ट्रा है, मतलब सब कुछ है उसके अंदर, पूरी एनसीईआरटी है. ठीक है, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ समझना है. तो जो समझने वाले पॉइंट्स हैं वो आप नोट्स के अंदर ही साथ साथ लिखते चले जाएंगे, तो आपके लिए आसान है. ठीक है, इसलिए मैं प्रिंट आउट निकालने के लिए. आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज होगी जी एटॉमिक साइज के बढ़ने पे. उसके बाद बात आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे हमें डिस्कस करना नहीं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size and decrease in nuclear charge. Clear है बच्चों? टेल मी. Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एटॉमिक साइज हो गया, आयनेशन थेरेपी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द लो. इट शुड इंक्रीज और इट शुड डिक्रीज. Sir, increase. तो बच्चों जब आप नीचे जाओगे ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा. साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन थेरेपी कम होगी. आयनाइजेशन थेरेपी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान. और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं दे आर कॉल्ड मेटेलिक. यस और नो? Yes, sir. तो रीजन क्या है? जो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन थेरेपी घट रही है. क्लियर? नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनको तो हम नॉन मेटल्स कहते हैं. ये मेटलॉइड्स की तरह काम करते हैं और ये इसमें टिपिकल मेटल कहलाता है. ये थोड़ा बहुत मेटलिक होता है. बात आती है इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की. पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोथ डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही चीजें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है. बट मेल्टिंग पॉइंट पहले डिपेंड करता है लिटिस पे. अगर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं तो फिर वो डिपेंड करेगा किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. रिपीटिंग अगेन, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक लेटिस. क्लियर? मेटेलिक लेटिस मींस किसके बॉन्ड ज्यादा है, किसके बॉन्ड्स कम है. जिसके बॉन्ड ज्यादा है उसका क्लोज पैक स्ट्रक्चर ज्यादा है. क्लियर? तो जिसका ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. So first of all, it depends on the number of bonds. But once the number of bonds are same, then it will depend upon the what? It will depend upon intermolecular force. Clear? कि कब bonds तो सब सेम है, सब जगह सेम बॉन्ड बन रहे हैं, सारे सेम बॉन्ड्स बना रहे हैं. तो फिर अब ये देखिए जी फोर्स कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग. क्लियर? समझ में आया बच्चों क्या बोल?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहले तो मैं देखना भाई किसने ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाया। जिसने ज्यादा बॉन्ड्स बना रखे हैं वो ज्यादा घिरा पड़ा है और वो ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर? अब मान लो सारे के सारे ये सेम बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये भी 5 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 5 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 5 बॉन्ड। फिर आप देखेंगे क्या कि कहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे देखते हैं? अगर सेम काइंड ऑफ फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी अलग होगा। अगर आपने पढ़ रखा है वो अफसोस की बात है, अगर आपने ना पढ़ रखा हो तो 11th क्लास की कुछ वीडियोस है, आपको ना पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। डायपोल डायपोल आयन इंड्यूस डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो आपको देखना होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वो भी सेम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज होती है साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग और मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। साइज और मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। तो पूरे पी ब्लॉक में आप जनरली जो देखोगे हर जगह सेम काइंड ऑफ फोर्स, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फोर्स है। तो फिर क्या देखना है कि साइज का क्या हो। द साइज इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन द वैन डर वाल्स फोर्स विल इंक्रीज। दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्लियर? तो सबसे पहले अब क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं और मैं इसलिए यहाँ पर अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी अलग है, बट इसके बाद जो ग्रुप्स हैं उन सब में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को मैं एक साथ डिस्कस करूँ। क्यों? क्योंकि वो सब एक तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन O2 की फॉर्म में मिलता है, सॉरी H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है S2। ये सारी जो उनकी टेंडेंसी है एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है वो सबकी सेम है। क्लियर? यहाँ पर अलग अलग होती है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे क्या होता है, आर्सेनिक से ना पुअर शेडिंग शो होता है। आर्सेनिक में आता है पहला डी, ठीक है? आर्सेनिक से पुअर शेडिंग शो होता है, याद है ना बच्चों की पढ़ा था पुअर शेडिंग, Yes, sir. है ना? आर्सेनिक से पुअर शेडिंग शो होता है। तो जब आर्सेनिक से पुअर शेडिंग शो होता है, पुअर शेडिंग इफेक्ट शो होता है, यहाँ पे पहला डी आता है, तो यहाँ तक तो 5-5 बॉन्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, सुन रहे हो बच्चों ध्यान से? यहाँ से डी ऑर्बिटल आना शुरू होता है, यहाँ पे 2 डी हो जाते हैं, यहाँ पे 2 डी के साथ एक एफ आता है, यानी नीचे जाते हुए पुअर शेडिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों? टेल मी। Yes, sir. भाई डी और एफ बढ़ेंगे तो पुअर शेडिंग बढ़ेगा, पुअर शेडिंग बढ़ेगा तो एस का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। यस और नो? टेल मी। Yes, sir. इनर्ट पे लगेगा, याद आया? पुअर शेडिंग होगा तो क्या होगा? इनर्ट पे लगेगा, तो एस का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो Yes, sir. आर्सेनिक तक तो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 5-5 बॉन्ड बना। बट आर्सेनिक के बाद मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है बच्चों, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू फॉर्म लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और इसे घटने का रीजन क्या है कि जी आप भूल जाइए कि आपको एस का इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि पुअर शेडिंग बढ़ने लगा है, और पुअर शेडिंग अगर बढ़ेगा, जब डी और एफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे, तो आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर की बात, एक्साइट कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से कि एस का इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। अब एस का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो पी के 3 इलेक्ट्रॉन से काम चलाओ। पी के 3 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे भाई? 3 ही बनेंगे। तो सुनो, Yes, sir. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक में पुअर शेडिंग शुरू हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर भी 5 बॉन्ड बन जाते हैं। थोड़ी सी एनर्जी लगती है बट 5 बॉन्ड बन जाते हैं। बट आर्सेनिक के बाद एंटीमनी में जाओगे तो 2 डी आ गए, 3D एंड 4D। आर्सेनिक के सब एंटीमनी के बाद बिस्मथ में जाओगे तो 3D 4D 4F भी आ जाता है। क्लियर हो रहा है? 4F भी आ गया, 4F आ गया तो क्या होगा? पुअर शेडिंग तो मैक्सिमम होगी, रिपल्शन बहुत कम हो जाएगी, न्यूक्लियस की फोर्स बहुत बढ़ जाएगी, तो वहां पर बिल्कुल एस का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी बिस्मथ 5 बॉन्ड आसानी से बना नहीं पाए, एंटीमनी 5 बॉन्ड आसानी से बना नहीं पाए। आर्सेनिक तक तो बन गए क्योंकि इन्होंने ज्यादा बॉन्ड बनाया, इनका ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई। ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहे जिनको इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा जी? पुअर शेडिंग हो रही है। यस और नो? इनके पास डी और एफ ऑर्बिटल है, रिपल्शन दे नहीं रहे। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's why their melting point is low. Now next, boiling point. Boiling point purely intermolecular force पे डिपेंड। जैसे melting point पहले लैटिस पे डिपेंड करता है, फिर intermolecular force पे डिपेंड करता है, बट boiling point purely depends upon intermolecular force। और क्योंकि नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी, तो boiling point बढ़ेगा। अब मैं इसको रीजन को लिखूंगा नहीं, नोट्स के अंदर लिखा होगा। Due to increase in size, surface area
यस और नो बच्चों लिखा हुआ है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो सब कुछ नोट्स के अंदर है और जैसा नोट्स के अंदर है मैं वैसे ही उसी पैटर्न में चल रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट, दो चीजें याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी। आज मैं यहाँ तक खत्म कर दूंगा वैसे, इसके बाद आएगा हमारा ये एक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? Oxidation state is number of electrons used for bonding. Oxidation state is number of electrons used for bonding. And covalency is number of orbitals used for bonding. ये तो हो गई पहली। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और कितने ऑर्बिटल कोई भी एलिमेंट यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, दैट इज कोवेलेंसी। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है एस और ये है पी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते। कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है? 3। यस और नो? यस सर। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 एंड -। अब +3 कब होगा? जब दूसरा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और -3 कब होगा? जब दूसरा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल, अभी देखिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। +3 कब? जैसे मान लो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, NF3। अब फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे आ गया +3। दूसरा है NH3, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे आ गया -। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने। अब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद बात आती है कि किसके साथ बने। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बने तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी +3, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बने तो इस पे नेगेटिव। अब और क्या हो सकता है? देखो एस और पी में तो इलेक्ट्रॉन है, अगर आगे डी है, अगर आगे डी है और खाली है, अगर आगे डी ऑर्बिटल है और खाली है, तो पी का एक इलेक्ट्रॉन उठाइए और डी में भेज दीजिए। अगर आपने पी का एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया तो कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 5। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, अगर आगे डी ऑर्बिटल है और खाली है तो एस का जो 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उठाइए और डी में भेज दीजिए। जब आप ये इलेक्ट्रॉन डी में भेज देंगे तो कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे? 5, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +। यानी +3 -3 एंड +3, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये +5 ही क्यों होगा, ये -5 क्यों नहीं होगा? बच्चों +5 में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन कभी भी अपने आप नहीं होगा, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. क्लियर? और ये एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर, मतलब जो सराउंडिंग एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जब स्ट्रांगली खींचेगा इसको, उस अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन। क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि ये +5 तभी होगा जब उसका जो दूसरा एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक को, बिस्मथ को छोड़ दें, इनके रिस्पेक्ट में जो भी सराउंडिंग एटम होगा वो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? यानी +5 तभी देखने को मिलेगा when they combine with more electronegative atom like फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, तो +5 आपको तभी देखने को मिलेगा जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनसे कंबाइन।
ठीक है, क्योंकि वही इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली खींचेगा और अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकलेगी दैट इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, बट सिंपल वर्ड्स में हमेशा याद रखना, एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? टेल मी। Yes, sir. ठीक है, चलो जब भी एक्साइटेड, ये क्या हुआ समझ में आया ना, एस का इलेक्ट्रॉन डी में भेजा गया तो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, 5 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। अब एक एक करके बात करें, नीचे जब आप जाओगे तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +5 की स्टेबिलिटी घटेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की स्टेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, टेल मी। When you move down the group, elements in the +3 oxidation state are more stable than the element in the +5 oxidation. Tell me बच्चों। So that 3 electrons are being used for making bonds. सिंपल, नीचे वाले एलिमेंट्स +3 में ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, मतलब जब आप नीचे जा रहे हो तो कंपाउंड्स +3 में ज्यादा स्टेबल है और +5 में कम स्टेबल, यानी नीचे वाले एलिमेंट्स +5 नहीं दिखाना चाहते। और बिल्कुल सही बात है, क्यों भाई, नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आर्सेनिक से पुअर शील्डिंग शुरू हो गया था। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, +5 कैसे देखने को मिला? एक्साइटेशन के बाद देखने को मिला ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? तो अगर ये एक्साइटेशन हुआ है तो ये तो +5 मिला है। अब अगर पुअर शील्डिंग होगा तो क्या होता था, एक्साइटेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा एनर्जी देगी तो भी दिक्कत, क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा। तो नीचे वाले एलिमेंट्स +5 में कंपाउंड बनाना नहीं चाहते। अब मान लो बन गया, तो भाई फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन खींचा, एक्साइटेशन करा, बना दिया उसने PiF5। अब क्या होगा, नीचे वाला तो +5 में बनाना नहीं चाहता कंपाउंड। बिस्मथ जो है वो +5 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बच्चों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों भाई? यानी खुद रिड्यूस होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो +5 में स्टेबल नहीं है, वो कहाँ आना चाहता है, +3 में आना चाहता है। +5 में स्टेबल नहीं है, +3 में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। सीधा सा रीजन है, एक वर्ड का आंसर है बच्चों, मतलब एक लाइन का आंसर है इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन पूछते हैं, बिस्मथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई? आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिस्मथ इज नॉट स्टेबल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट and therefore it reverts back to +3 oxidation state, due to which acts as strong oxidizing agent. Clear? Yes, Yes, sir. sir. ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, समझ में आया? Yes, sir. ये हम पहले ही समझ चुके हैं। बिस्मथ का जो इलेक्ट्रॉन है, बिस्मथ में D के साथ F आ चुका है, जहां पर पुअर शील्डिंग मैक्सिमम है। अगर मैंने S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैंने दे दी तो हायर एनर्जी तो भी कम स्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए रिवर्ट बैक मारेगा। +5 से कहां आएगा, +3। यस और नो बच्चों? Yes, sir. क्लियर? और अगर +5 से +3 में आया तो क्या वो स्टेबल है? नहीं, मतलब +5 में स्टेबल है नहीं, क्योंकि +3 में जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, BiF5 इज लेस स्टेबल, बताओ बच्चों क्या रीजन? So because your oxidation state will be +5. Again it is in +5 oxidation state and it is unstable in +5 oxidation state. You cannot verify. So no, Yes, sir. Yes, sir. unstable. तो नीचे वाले एलिमेंट्स +5 नहीं दिखाना चाहते, क्यों भाई? दिखाना क्या नहीं चाहते, मजबूरी है उनकी, दिखा भी नहीं पा रहे। एक्साइटेशन हुआ तो एनर्जी बढ़ जाएगी, हाई एनर्जी में लेस स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए नीचे जाते हुए एलिमेंट्स +3 में ज्यादा देखने को मिलते हैं, +5 में कम देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? टेल मी। Yes, sir. अच्छा, -3 की स्टेबिलिटी क्या होगी डाउन द ग्रुप, बढ़ेगी या कम होगी बच्चे? So decrease. डिक्रीज। सीधा सा रीजन है भाई, -3 का मतलब होता है गेन करने की टेंडेंसी। गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नीचे वाले मेटल, राइट, सबसे नीचे मेटल। क्लियर? तो नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. वॉइस नहीं आ रही यार। यस और नो? Yes, sir. +5 में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे कोवलेंट होंगे, वो आयनिक नहीं हो सकते। +3 -3 वाले तो आयनिक हो सकते हैं, ये तो आयनिक हो सकते हैं, कोवलेंट भी होंगे और आयनिक भी हो सकते हैं। और +5 वाले सिर्फ कोवलेंट होंगे।
समझे बच्चों? +5 वाले सिर्फ कोवलेंट होंगे। क्यों भाई? पहला रीजन, किसी भी एटम से एक एक करके जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और ऐसे अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले बच्चों, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होगा दैट इज वेरी हाई। क्लियर? एक एक करके अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होगा बच्चों दैट इज वेरी हाई। यानी इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालना। आप अगर इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो एटम स्टेबल ही रहेगा। Clear? Because the sum of first 5 ionization enthalpy is very, very high. Clear, everyone? Yes, sir. Clear? So it is not easy to take out 5 electrons from an atom because the sum of first 5 ionization enthalpy is very high. अब सबको ये पता है कि जब आप एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो और उसी एटम से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी जो लगती है वो ज्यादा लगती है क्योंकि फोर्स बढ़ जाता है। अभी बताया था। Yes, sir. Yes, sir. Clear? आप ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें, एक के बाद जो दूसरा निकालोगे उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, दूसरे के बाद जो तीसरा निकालोगे उसमें और एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे 5 निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। क्लियर? यानी जो सम है फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एंथैल्पी का दैट इज वेरी हाई, और इसी वजह से हम आसानी से ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, इसलिए वो लूज करने की जगह शेयर करना पसंद करते हैं। क्लियर? क्योंकि हाई फिर से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर? इसलिए वो क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ। दूसरा था फजान रूल। फजान ने कहा था कैटायन जितना छोटा होगा और अनायन जितना बड़ा होगा, पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी या पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर्स आते हैं। सुना है बच्चों इसके बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो कैटायन कौन सा छोटा है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? कौन से कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? यानी जो हमारे पास कौन है, +5 में जो भी कंपाउंड्स है उनमें जो पावर है कैटायन की, वो चार्ज क्या है दैट इज +5, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और वो कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। क्लियर? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन। क्लियर? क्या बोला जाता है? उसका जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इसीलिए +5 में जो कंपाउंड बनेंगे वो कोवलेंट बनेंगे। तो ये 2 रीजंस याद रखना, इसकी वजह से +5 वाले कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब नाइट्रोजन की खास बात क्या है? नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जब वो अपने ऑक्साइड्स में। NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन अपना +1 से +5 तक सब कुछ दिखाता है। यहाँ होता है शायद +1, 2x-2, ये होता है +2, यहाँ होता है +3, यहाँ होता है +4, यहाँ होता है +3। तो नाइट्रोजन +1 से +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बच्चों, जब वो क्या बनाता है? ऑक्साइड। बट खास बात क्या है कि नाइट्रोजन को ना बचपन में डी ऑर्बिटल नहीं मिला। क्या नहीं मिला बच्चों? D orbital. डी ऑर्बिटल। अब बचपन में डी ऑर्बिटल ना मिलने की वजह से नाइट्रोजन अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसे बचपन में क्या नहीं मिला बच्चों? Sir, D orbital. डी ऑर्बिटल। समझ रहे हो? नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 2s2 2p3। भाई डी तो है ही नहीं इसमें, एक्साइटेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड शेल में तो डी होता ही नहीं है। टेल मी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑर्बिटल है? 4। तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है नाइट्रोजन की, वो 4 है बच्चों। बाकी सबकी 4 से ज्यादा है क्योंकि बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल है, थर्ड शेल में डी होता है, यानी फास्फोरस से लेकर सबके पास डी ऑर्बिटल है। वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, यानी वो सब 5-5 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ पे 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 5 बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। नाइट्रोजन अपनी जिंदगी में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। PCl5 exists but NCl5 does not exist. Why? Nitrogen can form only 4. R3P double bond O exists, R3N double bond O does not exist. Why? The absence of D orbital. भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। NCl5 will not exist. Why? Because नाइट्रोजन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। R3N डबल बॉन्ड हो, बच्चा कहता है R3N equal to 0, equal to 0 नहीं है बच्चों, ये R3N डबल बॉन्ड हो है, ठीक है?
तो R3 मतलब 3 अल्काइल ग्रुप और 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कितने बॉन्ड हो गए? 5। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? No, sir. No, sir. नाइट्रोजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, नाइट्रोजन अपनी जिंदगी में कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बचपन में d ऑर्बिटल नहीं मिला। सो नो। Yes, sir. बट नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। सुना मैंने क्या बोला? Yes, sir. नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, बावजूद इसके कि उसके पास डी नहीं है, बावजूद इसके कि वहां पे एक्साइटेशन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन प्लस 5 कैसे दिखा सकता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। मैं चाहूंगा कि पूरा ग्रुप 15 ही नोट से एक बार पढ़ लेना। ग्रुप 15 के ट्रेंड्स कहां तक है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन तक, उसके बाद कंपाउंड्स हो जाएंगे, नाइट्रोजन वगैरह वो सब नहीं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन तक एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाय बच्चों। Yes.